हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि अब हमारे नेक्स्ट मंथ से सीजीएल के भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी को देखते हुए आज मैं सीजीएल का प्रीवियस ईयर का मैथ का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक, प्रीवियस ईयर का मैथ का सॉल्यूशन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि वो आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी काम करेगा और आपको पता भी पड़ जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है मैथ का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लास्ट 3 ईयर से जब से 2022 से पैटर्न चेंज हुआ है सीजीएल का, तो मैथ में ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन आ रहे, नॉर्मल मैथ आ रहा है। क्योंकि 2022 से पहले, अगर मैं बात करूं 2022 से पहले सीजीएल में मैथ का लेवल बहुत हार्ड था, ठीक ठाक आता था। 2022 के बाद अब नॉर्मल मैथ आ रहा है, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा। ठीक, तो देखो मैं 2024 का सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था 2024 का, यानी कि 9 सितंबर सेकंड शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, यानी 9 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, देखो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले आपको खुद करना है, 25 क्वेश्चन में से आपको देखना है कि मैं कितने कर पाया। कोई 20 कर पाएगा, कोई 24, जितने भी आप कर सको, तो देखना कि आप कितने कर पाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए। इसमें कह रहा है कि माधव रुपए 42,000 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। उस राशि से वह एक और वस्तु खरीदता है और उसे 30% के लाभ पर बेच देता है। कुल लाभ रुपए में कितना है, ये बताना। देखो इसमें तो सिंपल सा है, पहले 20% की हानि हो रही है, ठीक है, और फिर बाद में 30% का लाभ हो रहा है। तो इसे हम सक्सेसिव परसेंटेज से निकाल लेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट होगा परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होएगा उसे निकाल लेंगे। 30 में से 20, इससे ये वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। इससे तो इससे निकाल लेंगे पहले ओवरऑल हमें क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो -20 + 30, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस के 10 माइनस, ठीक, ये प्लस होता है वैसे, ठीक, -20 इंटू 30 और अपॉन 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 2 तिया 6, यहाँ जाएगा माइनस के 6, यानी कि 10 में से अगर 6 जाएगा तो 4, तो हमारा 4% का लाभ होएगा ओवरऑल। तो अब निकाल सकते हैं बस, यानी ये 42,000, 4% का हमें निकालना है लाभ। ये 2 जीरो से 2 जीरो एक खत्म, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो क्या आ गया हमारा 1680। तो 1680 किसमें दिया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, पहले 20% की हानि हुई है, यानी कि इसका 80% निकालते, फिर 30% के लाभ पे बेचा है तो 130% निकालते, और फिर इसे घटा देते, उसमें जब भी निकाल सकते थे कि कितना लाभ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए। इसमें कह रहा है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन, ठीक, घन सेंटीमीटर में कितना होगा। तो बेलन का आयतन पूछा है, तो देखो हम ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं अगर हो जाए तो 11 का मल्टीपल चेक करेंगे हम, तो 2 और 8 10 और 6 और 6 12, 12 में 10 जाएगा 2, तो ये तो नहीं हो सकता। 2 और 1 3 और 8 और 6 14, 14 में 3 जाएगा 11, तो ये हो सकता है। 2 और 8 10 और 7 4 11, 11 में 10 जाएगा 1, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 5 7 और 6 4 10, 10 में 7 जाएगा 3, ये भी नहीं हो सकता। तो देख सकते हैं ऑप्शन जो बी है ना, ये इसका आंसर हो सकता है। हम इसे सोल्व नहीं करेंगे, 11 के मल्टीपल से ही हमने चेक कर लिया, ठीक है। नहीं तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, यानी कौन सा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, ये पाई r स्क्वायर h, इस फॉर्मूले से करेंगे। अगर माने 2 ऑप्शन मिल जाते 11 के मल्टीप्लाई, तो तब हमें सोल्व ही करना पड़ता, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2.5 गुना होगी। तो प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, यानी उनका योग बताना है वर्तमान आयु का। देखो इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। जब प्राची की आयु थी अपनी पुत्री से, यानी डॉटर से, वो 4 गुनी थी, यानी कि अगर हम इसे रेशो में लिखना चाहे तो इस प्रकार लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है,
7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ये। अब फिर बाद में क्या कह रहा है, अब से 4 वर्ष बाद प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2.5 गुनी होगी। ठीक, 2.5 गुनी का मतलब जब प्राची की आयु है अपनी पुत्री से 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 2.5 गुनी, यानी कि इसे हम लिखेंगे 2.5:1। अगर इसकी डॉटर की आयु 1 में है तो प्राची कितनी हो जाएगी, 2.5, 2.5। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 5/2 भी। ठीक, बात एक ही है। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3, तो इसका मतलब ये मेंटेन है। तो मेंटेन है तो हम देख सकते हैं, देखो 4 यहाँ 5, यानी इसकी आयु 1 से बढ़ी है। कितने से बढ़ी है, 1 से। लेकिन हम देखें एक्चुअल में कितने वर्ष बढ़ी है, ये 7 वर्ष पूर्व थी, ये 4 वर्ष बाद है, तो 7 4 11। ठीक, तो एक्चुअल में 11 वर्ष बढ़ी है, तो इसका मतलब जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है, 11। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इनकी रियल आयु निकालेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 चौक 44, तो इनकी 7 वर्ष मतलब कोई सी भी निकाल सकते हैं, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लो या 4 वर्ष बाद की आयु निकाल लो, बात एक ही है। तो हम 7 वर्ष पूर्व की निकाल ले हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगी, 11 चौक 44, 11 कम 11, ये आ गई 7 साल पहले की आयु। अब हमसे क्या पूछा था, यानी वर्तमान आयु का योग बताना है, तो वर्तमान आयु 7 वर्ष पहले के, तो इसमें भी 7 जोड़ देंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक, 44 और 7 कितने होते हैं, 44 और 7 होंगे 51। ठीक, और 11 और 7 18। ठीक, इसकी 51 आयु है, इसकी 18 है, अगर इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा, जो कि ये रहा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल आराम से, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। देखो मैं आपको बताऊं, मतलब मैथ सेक्शन की अगर मैं बात करूं सीजीएल में, तो 25 क्वेश्चन आते हैं जैसे, तो 25 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन ही होते हैं अच्छे लेवल के। ठीक, और लगभग 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो मतलब ठीक ठाक, मतलब नॉर्मल से होते हैं, हर कोई कर लेगा। ये जो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं ना, यही फंसाते हैं ज्यादातर बच्चों को, और इन्हीं की वजह से हमारा एग्जाम हार्ड बन जाता है। और आप इसमें भी देख सकते हो, मतलब प्रीवियस ईयर सेट करवाने का मतलब भी मेरा यही है कि सबसे बढ़िया तरीका है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक, तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि एग्जाम का क्या लेवल है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा, क्योंकि जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाओगे या प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बोला है कि 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक त्रिज्याखंड काटा जाता है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है हमें। मतलब इस प्रकार कह रहा है, तो रेडियस कितनी दी है, ये दी है 15.75 रेडियस, और हमसे क्या निकालना है, एक दिया चाप 11 सेंटीमीटर का, मानो चाप ये है इतना, ये 11 सेंटीमीटर का, तो ये त्रिज्याखंड बना ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। अब देखो इसके मतलब अगर यहाँ हमें इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, यानी ये L क्या है हमारा, चाप की लंबाई, और नीचे क्या है पूर्ण, यानी L/2πr, ये नीचे परिधि, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पाई r स्क्वायर से। ठीक, क्योंकि ये क्या है, यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये, और हमें निकालना इसका, तो L क्या है हमारी ये, ठीक, और 2πr इसकी परिधि। तो ये फॉर्मूला कब होगा, जब हमें चाप की लंबाई दी हो, अगर मानो ये वाला एंगल दिया होता, तब पूछता मतलब क्षेत्रफल कितना होगा, तो तब फॉर्मूला होता है ये θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये कब लगेगा, जब थीटा दिया हो, तो हमें थीटा तो नहीं दिया, हमें तो चाप की लंबाई दी है, तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले से करेंगे। लेंथ कितनी दी है, 11 अपॉन, देखो पाई r से ये खत्म हो जाएगा। ठीक, नीचे बचेगा खाली 2, और यहाँ बचेगा एक r बचा, रेडी मतलब ये 15.75 त्रिज्या। बस इसे अब सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो हमारा आंसर दिया पॉइंटों में, तो हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, ठीक, 11 सत्ते 77, 5, 82 को 2 का हासिल 8, 11 पंजे 55 और 8, 63 को 3 का हासिल 6, 11 एकम 11 और 6 17, तो ये कितना आ गया 17, 173.25 और नीचे है 2। अब 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12 और 2 छिक्का 12, तो 86.6, ये रहा 86.6 इसमें आ रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो ये तो सिंपल सा, मतलब सिंपलीफाई करना बस इसे, तो इसे हमें सिंपलीफाई करना, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, तो फॉर्मूला बनना है, यानी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला बनना है। क्या होता है, यानी ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस प्रकार के मतलब 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बता दूं, चारों फॉर्मूले पर बहुत क्वेश्चन आते हैं एसएससी एग्जाम में, तो सीधा बस फॉर्मूले के सहायता से सब सोल्व कर लेंगे। तो मैंने फॉर्मूला बताया जिससे कि आपको पता रहे, ठीक है। तो जब हम इसे खोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 ये बचेगा, और फिर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 8.3 का स्क्वायर, ये आएगा पूरा मल्टीप्लाई में, तो नीचे से ये वाला कट जाएगा, तो हमारा बस इतना ही बचेगा ये। इसे अगर हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6, ठीक, 6 9 6 15 और 8 23, तो क्या है 23.6, तो 23.6 दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें बोला है यदि tan t दिया है हमें 1/3, तो sec t निकालना है, तो ये भी आसान सा है, यानी tan t कितना दिया है हमें 1/3, हमें क्या निकालना है sec t। tan क्या होता है, यानी लंब बटे आधार, ये 1 ये 3, इसे निकालेंगे 3 3 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 9 और 1 10, तो ये कितना आ जाएगा √10, ठीक। sec t क्या होता है, ठीक, sec होता है यानी कि आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या होता है हमारा कोस, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार, यानी √10/3, तो √10/3 किसमें दिया है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर इस प्रकार स्थित है कि एंगल जो हमारा PQR वो 90 है और एंगल SRQ भी 90 है, अब PQ बराबर है SR के, तो सही कथन का हमें चयन करना। बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहा है, यानी कि रेखाखंड QR के एक ही ओर है बिंदु P और S, यानी इस प्रकार मानो ये रेखाखंड ले लिया हमने, क्या Q और R, इसके एक तरफ है P और R बिंदु, यानी P और S बिंदु, और किस प्रकार, यानी PQR तो हो जाएगा 90, यानी अगर P यहाँ है तो P तो ऐसा होएगा फिर, ठीक, क्योंकि ये 90 होएगा ये वाला, क्योंकि क्या बोला PQR क्या हो जाएगा 90। अब SRQ भी 90 दिया, तो SRQ भी 90 दिया है, अगर हम S यहाँ लेंगे तो इस प्रकार लेना पड़ेगा वो, ये क्योंकि ये भी 90 होएगा, तो क्या बोला SRQ 90, अगर हम इसे मिला दें तो देखो ये तो रेक्टेंगल बन गया, यानी आयत। अब PQ हमारा SR के बराबर दिया, यानी PQ हमारा SR के बराबर दिया, ये तो रेक्टेंगल ही बन गया, ठीक, तो आयत बन गया। अब हमें सही कथन पहचानना है, PQR समरूप है SRQ के, PQR और ये SRQ तो समरूप तो है, पर किससे, ये लिखा समकोण कर्ण भुजा से, ये तो नहीं, मतलब आपने इससे तो नहीं होगा, मतलब समकोण कर्ण, यानी ये वाला साइड एंगल साइड से तो हो सकता है, ठीक, ये तो कुछ होता नहीं समकोण कर्ण भुजा से,
क्योंकि कॉन्ग्रेंसी से कर रहे हैं हम इसे, कॉन्ग्रेंसी से कि कॉन्ग्रेंट देखना हमें किससे होगा। अगर हम इसकी बात करें पी क्यू आर एस क्यू आर के बराबर है, यानी पी क्यू आर एस क्यू आर, ये तो नहीं होगा, ये पी क्यू आर तो ऐसा बनना और एस क्यू आर ऐसा बनना, ये नहीं होगा। ठीक, पी क्यू आर एस क्यू आर ये भी समकोण क्रम भुजा चाहिए तो कुछ। अब लास्ट वाले बचा तो यही होगा, यानी पी क्यू आर एस आर क्यू, यानी पी क्यू आर एस आर क्यू। आगे दिया भुजा कोण भुजा से, यानी साइड एंगल साइड से। तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी लग रही है ये? साइड एंगल साइड वाली। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, पी क्यू आर और एस आर क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए। देखो इसमें कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो इसमें भी मतलब पहले 26% बढ़ा दिया, ठीक, अब क्या कह रहा है 32% की दे दी छूट, यानी 32% की दे दी छूट, एक बार फिर घटा दिया। हमें ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज निकालना बस, तो निकाल देंगे, यानी कि 26 ये हो जाएगा माइनस के 32, यहाँ प्लस 26 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे माइनस के 32 में और अपॉन 100। 26 में से 32 जाएगा तो ये बचेगा माइनस के 8, यहाँ भी माइनस आएगा। 26 दूनी 52 को 2 का हासिल 5, 26 थी 78 और 5 93, 4 और 2 6, यानी माइनस 32 है प्लस के 26, तो यहाँ माइनस के 6 बचेगा। ठीक है, और नीचे है 100, तो पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि -6 और माइनस के 9.32, तो 9 6 15, तो 15.32। अब भी गलत हो रहा है ये हमारा, 26 दूनी 52 को 2 का हासिल 5, 26 थी 78 और 5 83, ये है 83, तो यहाँ क्या आएगा 8। ठीक है, तो 8 से 14 यानी क्या आ जाएगा 14.32, तो 14.32 किसमें दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं हो कैलकुलेशन आप गलत कर बैठो, क्योंकि एग्जाम में मतलब मैथ में जो क्वेश्चन गलत होते हैं बहुत बच्चे के, वो सिली मिस्टेक के कारण होते हैं। सिली मिस्टेक मतलब यानी कैलकुलेशन में गलती कर दिया आपने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, यानी इसे सिंप्लीफाई करना बस। साइन के क्यूब माइनस कोस की क्यूब अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। तो देखो यहाँ तो इसका यानी ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला खोल देंगे। यहाँ क्या होता है, ये होता है यानी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है बस। अब देखो ए माइनस बी करेंगे यानी साइन ए माइनस कोस ए, तो ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा, तो ऊपर ही बचेगा खाली ये, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस ए बी, यानी साइन ए इंटू कोस ए, ये बचेगा। अब देखो ये तो 1 होता है, यानी ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो ये किस में दिया है ऑप्शन ए में, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, यानी ये क्या है डीआई का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन। लगभग 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं एग्जाम में। देखो इसमें कह रहा है कि दिए गए आरेख में वर्ष 2021 में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन दर्शाया गया है। दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें कह रहा है यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन इतना था, तो वर्ष 2021 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाने, यहाँ दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो हमें तो केंद्रीय कोण निकालना, तो देखो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक, तो हमें तो एंगल निकालना बस, किसका, डी प्रकार की कारों का। तो डी का है ये, यानी कि डी हमारे ये है 10%, नहीं सॉरी ये 20%, तो 20% यानी 100% जो होता है, 100% दर्शाता है किसको 360 डिग्री को। हमें निकालना 10%, सॉरी 20% निकालना हमें, तो 20% निकालना है। देखो 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 10% की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 36 डिग्री। ये हमें निकालना 20
मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, तो 10 दूनी 20% की क्या आ जाएगी, 36 दूनी 72 डिग्री वैल्यू। ये तो किस में दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए एक बार, समझ में तो आ रहा होगा आपके। ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में आपको लास्ट में बताना है कि 25 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए, और आपको ये भी बताना है कि ये सीरीज में मतलब जब तक एग्जाम नहीं होते मैं कंटिन्यू रखूं या नहीं, मतलब आपकी मर्जी। अगर आप चाहोगे तो मैं मतलब निरंतर प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा जब तक एग्जाम नहीं कंप्लीट होता। इसमें बोला है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, उसका क्षेत्रफल दिया 50 स्क्वायर। ठीक, इसका कर्ण की माप निकालनी है। ठीक, हाइपोटेनियस निकालना, मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, इस प्रकार, यानी कि ये होता है 90 डिग्री ये, और ये वाली दोनों भुजा क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, बराबर यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 1/2 ए मल्टीप्लाई ए, क्या दिया है 50, ये 2 जाएगा इधर, 50 दूनी 100, यानी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 100। जब ए स्क्वायर 100 आ गया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर जब ए की वैल्यू 10 आ गई तो ये क्या होता है √2 इंटू ए, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे इसे, तो क्या आ जाएगा, यानी अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा 10√2। तो 10√2 किस में दिया है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखो ये डीआई का क्वेश्चन है, कीजिए। देखो डीआई के क्वेश्चन ज्यादातर परसेंटेज बेस्ड ही होते हैं। ठीक, मतलब हल्के ही क्वेश्चन होते हैं, डीआई के ज्यादा हैवी नहीं आते, पर लेकिन कोई कोई डीआई का क्वेश्चन बहुत ही मस्त पूछता है, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का। तो अगर आपको लगे कि मतलब कोई क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लेवल का तो तुरंत आपको स्किप करना है, ऐसा नहीं मतलब उसे करते ही रहना है, ईगो पर नहीं लेना कोई भी क्वेश्चन। मैथ में मतलब सबसे बड़ी खास बात यही होती है, अगर मान लो किसी का मैथ अच्छा भी है तो एग्जाम में उसे कोई क्वेश्चन ईगो पर नहीं लेना। अगर आप ईगो पर ले हुए क्वेश्चनों को तो बस आप अपना एग्जाम बिगाड़ लोगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर आपको चाहे तो फंसा भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी डाल सकता है कि आप फंस जाओगे, वहां अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन नहीं करने होते एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में पूछा है नीचे दिए गए वृत्त आरेख आदित्य के व्यय यानी एक्सपेंडिचर को दर्शाता है परसेंटेज में। तो आदित्य की मासिक आय ये है, तो हमें भोजन पर कितना रुपए खर्च हुआ ये बताना है। देखो आय दे दी, आय का मतलब अगर ये एक्सपेंडिचर का चार्ट है तो अगर मैं सारे एक्सपेंडिचर मतलब जोड़ दूं तो 100%, तो 100% जो खर्चा है यही हमारी इनकम होगी, तो इनकम को इसने डिवाइड कर दिया खर्चों में, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू दिया मैं ये, तो हमें निकालना है भोजन पर। तो भोजन यानी फूड, तो फूड पर कितना 23% खर्च हुआ, तो यानी कि 5400 का हमें क्या निकालना है 23%, ये यानी 23/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो एक खत्म, एक यहाँ जीरो, 23 चौका 92 को 2 हासिल 9, 23 पंजे 115, 9 124, तो कितना आ गया ये 12,420, जो कि दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख भी सकते हैं मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% व्यय करता है तथा शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाती है तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इसकी इतनी जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कोई जरूरत भी नहीं। कैसे, अपनी आय का मतलब आय अगर उसकी 100 रुपए है, ठीक, ये है इनकम, तो खर्चा कितना उसका 80%, 80, ये क्या है उसका एक्सपेंडिचर। ठीक, और सेविंग कितना हो जाएगा 20%, जो बाकी का बचा तो 100 का 20 ही आएगा, तो ये क्या होगा सेविंग। अब देखो इसने क्या बोला है, यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाती है, अगर आय 20% बढ़ेगी मतलब इनकम 20 रुपए से बढ़ गई, ठीक, अब खर्चा 10% से बढ़ा, 80 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक, अगर 20 में से हम 8 घटाएं तो 12 जो है, 12 क्या बढ़ा होगा हमारा सेविंग, यानी कि बचत बढ़ी होगी, तो ये परसेंटेज में निकालनी है बस, यानी कि 12 सेविंग बढ़ी है
20 पर, ये मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60, तो क्या आ गई 60%। तो उसकी सेविंग कितने से बढ़ेगी 60% से, जो कि दिया है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो इसमें कह रहा है कि वास्तविक विभाजन किए बिना ये वैल्यू दिया मैं, इसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल निकालना है हमें, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब वही सम ऑफ डिजिट से निकाल सकते हैं इसे तो, यानी कि शेषफल जो निकालना है सम ऑफ डिजिट से। 2 और 8 10, 10 का क्या बन जाएगा 1 और 1 और 7 8, 3 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा, ये 2 और 5 7 4 11, फिर 2 हो जाएगा 4, 9 4 13, यानी कि 3 और 1 4, तो इसका शेषफल तो 4 आ जाएगा, यानी कि हमने डिजिट क्या कर दिया जोड़ दिया बस, ये इस प्रकार। ठीक, ये जोड़ दिए, 9 तो देखो खत्म हो जाएगा, ठीक, 7 और 2 9, ये भी खत्म, 3 और 5 8 और 4 12, 12 1 और 2 3, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 2 5 और 8 13, 13 1 और 3 4, तो कितना आया 4। ठीक है, ऐसे करा है हमने, मतलब डिजिट सम ऑफ डिजिट निकालना, मतलब डिजिटल जो सम हम निकालते हैं वो भी तो वही होता है, मतलब ना 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है उसे ही हम डिजिटल सम भी कह देते हैं। आपने कंसेप्ट भी सीखा ही होगा कि डिजिटल सम की सहायता से हम कुछ क्वेश्चनों को कर देते हैं। देखो इसमें बोला है एक त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य 2 कोणों का औसत है। तो कोण हमें दिए हैं, एंगल दिए हैं, तो बताना कौन सा सही है इसमें। पहला है पाई, देखो इसे हम सोल्व भी करेंगे, यानी कि पहला क्या पाई अपॉन 6, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी 180 अपॉन 6, इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा 6 3 18 30 आएगा, तो इस प्रकार सोल्व करके लिख लेंगे। यहाँ क्या आएगा 6 3 18 30 एंगल है, ये क्या आएगा 3 6 18 60 है, ये क्या आएगा 2 9 18 9। इन्हें अगर हम चेक करके देखें, 60 को ले लें एक एंगल और दो इन्हें ले लें, यानी 9 3 12 120, इसका हम निकालेंगे औसत, क्या आ जाएगा 60। तो इसका मतलब हमारा जो पहला ही है ना ये, इससे ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, इन्हें हमें करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा फर्स्ट वाला यही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और P C का एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए PA और PB C की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब टेंजेंट है, और A तथा B क्रमशः स्पर्श रेखा बिंदु है। यदि PA और PB एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो एंगल निकालना है, POA का मान ज्ञात करना है। देखो हमें ड्रॉ ही करना पड़ेगा। C एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र है O, तो हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, ये इस प्रकार, इसका केंद्र कितना है O, ये ठीक है। अब कह रहा है आगे क्या, PC का एक बाह्य बिंदु है, मानो P ये रहा, ठीक, ये है P, इसका बाह्य बिंदु। PA और PB C की 2 स्पर्श रेखाएं, C क्या हमारा ये वृत्त, तो इसकी स्पर्श रेखाएं मतलब टेंजेंट है, PA और PB। PA मानो ये A है और ये PB ये मानो B है, ठीक, ये स्पर्श रेखाएं हो गई। अब क्या कह रहा, यदि PA और PB एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, PA और PB ये 60 डिग्री, ये तो हमें क्या निकालना है एंगल POA। तो एंगल POA, तो एंगल POA कौन सा हो जाएगा, यानी POA, यानी ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। देखो इसे तो आप मतलब आपने पढ़ा होगा, अगर ये 60 है, ठीक, अगर हमने ये वाली रेखा सेंटर से मिला दी तो 2 आधे आधे में बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये 30 ये वाला और ये भी 30, ठीक। अगर आपको पता होगा जो स्पर्श रेखा होती है उससे अगर हम लंब डालें सेंटर पर ये वाला इस प्रकार, तो ये हमारा 90 डिग्री का बनता है, यहाँ इस बात का ध्यान रखना, ये तो 90 डिग्री का, ठीक। तो 90 तो ये आ गया, तो 90 में से अगर 30 घटा दे तो 60, तो ये कितना आ जाएगा 60, यानी कि 9 और 3 12, ये 120 आ गया। अगर मैं 180 में से घटा दूं कि 3 एंगल का योग क्या होता है 180, तो 180 में से 120 जाएगा तो क्या बचेगा 60, तो हमारा जो POA क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा सही है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, यानी वर्तमान में ए और ए की जो आयु है बी से 3 गुनी है, ठीक। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए बी और सी की आयु का योग दिया है 75 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु और 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात ज्ञात करना। मतलब ये कह रहा है ए की आयु बी से 3 गुनी है। जो ए की आयु है वो बी से कितनी है, 3 गुनी, ये है, ठीक है। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। जो सी है वो बी से कितने वर्ष बड़ा है, बी से 5 वर्ष बड़ा है। ये इस प्रकार ए बी सी की आयु का योग दिया है 75, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना दिया है 75, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है 3b, अगर यहां पुट कर दूं ए की वैल्यू 3b, बी को बी रहने ही दूं। इसी प्रकार सी की वैल्यू क्या पुट कर दूं, बी प्लस 5, ये बी प्लस 5, यहाँ 75 है, ठीक है। अब 3b और 1b और 1b, यानी 3 और 1 4 1 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5b, ठीक। 5 जाएगा इधर माइनस का, तो 75 में से 5 जाएगा तो 70। 5 से अगर इसे मैं काट दूं तो 14 बार, तो b की वैल्यू क्या आ गई 14। अगर b की वैल्यू 14 आ गई, ठीक, तो a की कितनी आ जाएगी वैल्यू, मतलब आयु, यानी 14 थी 42, तो a की आयु कितनी आ गई 42 वर्ष। तो मैं c की निकालूं, यहाँ 14 पुट करेंगे, 14 5 19, तो c की आयु कितनी आ गई 19 वर्ष। अब क्या पूछा है, 5 वर्ष पूर्व b की आयु, तो b की है 14, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 9, ठीक। 3 वर्ष बाद a की आयु, a की कितनी है 42, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 45, तो ये आ गई 45 a की 3 वर्ष बाद। इनका रेशो निकालना है, यही पूछा है ना रेशो, हाँ। तो 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा 1:5, तो 1:5 किस में दिया है, ये रहा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो समझ में तो आ रहा होगा आपके। मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, आप रेशो से भी कर सकते हो, जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक। जैसे मैंने यहाँ इस प्रकार की वैल्यू लिया, इस प्रकार कर सकते हो आप, यानी a/b क्या आ जाएगा 3/1, क्योंकि a की आयु b से कितना 3 गुनी है, ठीक, इस प्रकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि एक लड़कों के छात्रावास के 3 महीनों के लिए 3 मेस वर्कर राहुल, सुनील और विपिन के मासिक वेतन दिए हैं, हमें निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं, ठीक है। तो तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को तरजीह दिए। क्या कह रहा है, नवंबर में, यानी नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है, नवंबर में। तो नवंबर का ये रहा सुनील का वेतन ये रहा नवंबर में ये। अब क्या पूछा, राहुल के वेतन से कितना प्रतिशत है, तो राहुल के वेतन से, यानी कि राहुल का वेतन है ये, इससे कंपेयर करनी है किसकी 10,500 की, ये इसका कितना परसेंटेज है ये बताना बस। इसे आप सोल्व कर दो। देखो 2 जीरो से खत्म हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 105, नीचे 115, 5 से भी काट सकते हैं, यानी कि 21 पंजे 105, 23 पंजे 115 और डबल जीरो ये हमारा पॉइंटों में दिया, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा आगे। देखो सोल्व करेंगे, 23 पंजे यानी कि 23 अट्ठे से जाएगा, 23 निम्मा 207, तो 23 निम्मा कितना होता है 207, बचेगा 3, फिर हो जाएगा 30, तो 23 एकम 23, तो 91 पॉइंट करके कुछ आएगी हमारी वैल्यू, जो कि दिया है ऑप्शन डी में, यानी 91.3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तथा y ये दिया 6, y 6 होने पर x बराबर 2, तो मैं फिर x बराबर 3 होने पर y का मान निकालना है। मतलब ये कह रहा है इस प्रकार, देखो यानी जो x है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जो y है इसके क्या है व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम इसका साइन हटाएं तो क्या आ जाएगा, x बराबर यहां ले सकते हैं हम k, यानी कि 1/y ये। अब देखो x की वैल्यू y 6 होने पर x की वैल्यू क्या है 2, ठीक। यहाँ पुट करेंगे हम k की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 2 कब, जब y की वैल्यू है 6, यानी k × 1/6, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। पहले मैं बेसिक सा बता रहा हूँ, फिर मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। अब देखो इसने क्या पूछा था, यानी x बराबर 3 होने पर हमें y का मान निकालना, x बराबर 3 होने पर,
तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बन जाता है, यानी एक्स बराबर के अपॉन वाई है ये। अगर एक्स हमारा 3 है तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स हमारा 3 है, के की वैल्यू हमने निकाल ली थी 12, ठीक, मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई, वाई निकालना है। अब देखो 3 चौक 12 है, 4 बार कट गया, वाई जाएगा इधर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक। तो 4 किसमें दिया है, ये रहा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें के की वैल्यू निकालते हैं जो हमने कांस्टेंट माना है। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो कैसे, देखो जब दिया है इस प्रकार, यानी x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के, ठीक। मानो ये x1 है, ये y1 है, तो x2 और y2 भी इसी प्रकार होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट तो जो k है तो समान रहेगा, तो इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि x1 अपॉन x2, ठीक, यहाँ 1 अपॉन y1, और फिर इसके नीचे जाएगा 1 अपॉन y2, तो y2 तो पहुंच जाएगा ऊपर और y1 रह जाएगा नीचे, ठीक। अब सीधी सादी इसमें वैल्यू पुट कीजिए और जब भी हमारा आंसर आ जाए। अब देखो चलो मैं करवा ही देता हूं, कैसे, x1 कितना हमारा 2, ठीक, और x2 कितना, ये दूसरा वाला 3, ठीक, y2 कितना, y2 तो हमें निकालना है दूसरा वाला ये, और y1 कितना 6, ठीक, 3 दूनी 6, यहाँ 2 और 2 दूनी 4, तो y2 कितना आ गया 4, ठीक है। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि यदि ₹5,000 की राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली जाती है और 8,000 की एक अन्य राशि 12% की दर से, मतलब 12% की ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याजों का धनात्मक अंतर निकालना है हमें। मतलब 15% कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो 15 थी 45, तो 45% किसका, 5,000 का, तो 5,000 का जब 45% निकालेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो तो खत्म हो जाएंगे। अब 8,000 पर यानी 12% की दर से कितने वर्षों के लिए, 4, तो 12 चौक 48, ठीक, तो ये 12 चौक 48, ये भी 2 जीरो खत्म हो जाएगी, जब नीचे 100 रहेगा तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई 80 आ जाएगा इसका ब्याज, ठीक। इनका निकालना है अंतर, तो अंतर निकाल सकते हैं। देखो 10 तो कॉमन आ जाएगा, जीरो इसमें भी है इसमें भी है, 10 तो आ जाएगा बाहर, ठीक। अंतर निकालना है, यहाँ बचेगा खाली 5, तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, ये आ गया 225, 8 अट्टे 64 को 4 कहाँ से 6, 8 चौक 32 और 6 38, ये आ गया 384, ठीक। अब 384 में से 225 घटाएंगे, अब देखो यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी, पर आपको ये ध्यान नहीं रखना कि मतलब अंतर निकालना है ना, या तो इसमें से घटा दो, मतलब बड़ी में से छोटी घटानी पड़ती है, लेकिन हमें तो पता नहीं इसमें बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, तो हमें अंतर निकालना, बस इस बात का ध्यान रखना है, माइनस का ध्यान नहीं देना। तो 14 में से 5 जाएगा 9, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 जीरो है, ये आ गया 1590, तो 1590 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, देखो इसमें बोल रहा है कि वरुण और संदीप एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1635 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार रेस शुरू करते हैं। वे पहली बार कितने समय, पहली बार कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद। अब देखो मतलब एक ट्रैक है इस प्रकार और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ठीक। जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, अगर मैं इनकी यानी इफेक्टिव स्पीड निकालूं तो क्या आ जाएगा, इनका अंतर, यानी 108 में से 90 जाएगा कितना, 18, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी आ गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18, क्योंकि हमें डिस्टेंस मीटर में दिया है और हमें टाइम भी सेकंड में निकालना है, तो क्या आ जाएगा 5, तो ये आ गई इफेक्टिव स्पीड। अब देखो टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस कितनी है, ये रहा 1635, अपन क्या कर देंगे 5, ये आ गया टाइम, इसे डिवाइड करेंगे, यानी 5 तिया 15, 1 16, 5 दूनी 10 और फिर 5 सत्ते 35, तो कितना आगा 327, जो कि दिया है ऑप्शन सी में, ठीक, 327 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, 22वां क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है पाइप एम एन और एस क्रम से 25, 50 और 100 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं।
आरंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है शुरुआत में, और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। ठीक है, टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में काम करते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय है, यानी कितना मिनट समय जो मिनटों में निकालना है। तो बेहतरीन क्वेश्चन, ये ठीक क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला पाइप एम एन और एस, यानी कि जो एम है वो कितने मिनट में फिल कर सकता है, यानी कि 25 मिनट में। ठीक, और जो एन है वो कितने मिनट में, 50 मिनट में, और जो एस है वो 100 मिनट में। ये 100 मिनट में इस प्रकार। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क तीनों का क्या आ जाएगा, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 100 ही आ जाएगा वो, तो 100 आ गया। तो यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 25 चौका 100, तो एम की जो एफिशिएंसी वो 4 है, 50 दूनी 100, एन की कितनी है 2 है, और 100 एकम 100, एस की कितनी एफिशिएंसी है 1 है। अब इसने देखो क्या बोला है, यानी शुरुआत में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। एन और एस, एन और एस यानी कि 2 और 1 3, 3 10 मिनट के लिए, तो इतना काम होएगा शुरू के 10 मिनट में। अब आगे फिर पाइप एन को तो बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। नहीं, एन को तो कर दिया बंद और एम को खोल दिया, नहीं अब एम और एस चल रहे हैं। ठीक, टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है, मतलब ये नहीं पता एम और एस कितने मिनट के लिए खोले। ठीक, तो एम और एस यानी 4 और 1 5, तो 5 की एफिशिएंसी से काम हुआ है, हमें पता नहीं कितने मिनट, हमने मान ली x मिनट के लिए खोला था दोनों को। ठीक है, प्लस अब 15 मिनट पहले पाइप एस को तो बंद कर दिया जाता है, यानी एस को बंद कर दिया तो एम ही बचेगा, तो एम ही 15 मिनट तक चला। तो जो लास्ट के 15 मिनट है, नहीं एम कितना 4, नहीं 4 और 15 मिनट तक चला लास्ट के, और हमारा टोटल काम कितना हो गया 100 ये हो गया। बस अब इसे सोल्व करेंगे और एक्स की पहले हम वैल्यू निकालेंगे। 10 या 30, ठीक, यहां कितना 5x, 15 चौका 60, अब बराबर में 100। ठीक, 30 और 60 90, 100 में से 90 जाएगा 10, तो 5x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये 5x बराबर आ गया 10, तो x क्या आ जाएगा 2, तो x क्या आ गया 2। अब हमें टैंक को भरने में कितना टोटल समय लगा वो बताना है। देखो शुरुआत में n और s को 10 मिनट के लिए खोला था, तो 10 मिनट तो ये हो गए। ठीक, अब 15 मिनट में m चला था, लास्ट के 15 मिनट तक m चला था ये, तो 15 10 25 मिनट तो ये हो गए। ठीक, अब देखो जो x ये मिनट जो हमने मानी थी, हमें पता नहीं था कितने मिनट के लिए दोनों खुले हैं, तो x की वैल्यू हमने निकाली थी 2, तो 25 और 2 27, तो टोटल 27 मिनट में वो टैंक ओवरफ्लो कर जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया आसान तरीके से। अब देखो ये है सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपलीफाई करना बस। ठीक, ये एक्सप्रेशन दिया है, इसे सिंपलीफाई करना। देखो सबसे पहले 7 को हम यानी 49 को डिवाइड करेंगे 4.9 को 7 से, तो 7 7 49, यहाँ क्या जाएगा 0.7। ठीक, यहाँ 21 हमारा है, प्लस ये माइनस है। ठीक, 3.9 की 0.4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ने 36 को 6 का हासिल, 3 4 12 और 3 15, क्या जाएगा ये 1.56, क्या आ गया 1.56 प्लस 0.9। बस इसे सोल्व कर लो, 21 में से 0.7 जाएगा तो कितना बचेगा 20.3 प्लस 1.56 में 0.9 जोड़ दें तो 6 तो आएगा ही, 9 5 14, यहाँ जाएगा 2। ठीक, 20 और 2 22, अब 0.46 में 3 जोड़ेंगे तो यानी 6 4 3 7, तो 22.76, ये रहा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा डीआई का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं मतलब इस सेट में 3 क्वेश्चन आए हैं डीआई के, 3 क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन आसान थे, मतलब ये भी आसान ही है। इसमें कह रहा है 2019-20 और 22 में 19-20-22 में संस्थान बी में नामांकित कुल छात्रों का 2018-20 और 21 में संस्थान ए में नामांकित कुल छात्रों की संख्या से अनुपात निकालना। बस यानी जो बी है 19 20 और 22, बी ये है 19 कौन सा ये 350, ठीक,
350 प्लस 19 20, 19 आ गया, 20 आ गया, 375। ठीक, फिर प्लस की ओर है 22, 22 में बी कहाँ, ये रहा 200। अगर इन्हें जोड़ें देखो 350 और 375 यानी 600, 725 और 200 925, तो बी कितना आ गया 925। अब ए का निकालना, ए का क्या 18, 20 और 21। देखो 18 150, ये 20 ये 300 और 21 ये 250, जोड़ेंगे 3 2 5, 550 और 150 यानी कि 700। तो कितना ए कितना आ गया 700। इनका क्या बताना, रेशो बताना। तो 925 और 700 का रेशो बताना। इसे भी 25 से काटेंगे, इसे भी कट जाएगा। इसे अगर हम 25 से काटेंगे तो क्या आएगा, बी रेशो क्या आएगा 25 या 75। ठीक, यहाँ कितना बचेगा, फिर ये बचेगा 17, यहाँ 175 हो जाएगा, यानी 25 7 175, तो ये आ गया 37। इसे 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 4 7 28, ये आ गया 28। तो 37 रेशो 28 किस में दिया है, ये रहा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, कीजिए। इसमें कह रहा है कि जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दिया है और इसी महीने के अंतिम 16 दिनों के लिए औसत तापमान 26 डिग्री। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री है तो 16वें दिन का तापमान निकालना है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब जनवरी में 31 दिन होते हैं, पहली बात तो पहले 16 दिन दे दिए और लास्ट के 16 दिन दे दिए, तो 16 16 32, यानी कह सकते हैं यानी 16 दिन का तापमान पहले का कितना था 22 डिग्री ये। ठीक, प्लस और जो लास्ट के 16 दिन है उनका तापमान कितना था 26 डिग्री ये। ठीक, ये बराबर किसके हो जाएगा, जो पूरे महीने का औसत तापमान है, यानी पूरे महीने का मतलब 31 महीने का जो औसत तापमान कितना था 24 ये। ठीक, तो ये यहाँ तो हो गए 32 दिन, यहाँ 31 दिन, तो एक दिन और बचा, उसे एडजस्ट करने के लिए हमने उस दिन को मान लिया x, जो 16वां दिन था, क्योंकि 16वां जो दिन है वो 2 बार आ गया। ठीक, यानी कि पहले 16 दिन और लास्ट के 16 दिन, जो 16वां दिन था यानी जो 16 तारीख वाला दिन है वो 2 बार इंक्लूड हो गया, तो उसे हमने इधर लिख लिया। अब देखो 16 ले लेंगे कॉमन, और 6 2 8 और 2 2 4, तो आ गया 16 मल्टीप्लाई 48। ठीक, ये इधर आने पर हो जाएगा ये -31 मल्टीप्लाई 24 बराबर x। अब देखो 24 ले लेंगे बाहर, तो यहाँ बचेगा 2, 16 दूनी 32, और यहाँ बचेगा खाली 31, और 16 हमारा बाहर, 32 में से 31 जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा खाली 16 ही आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 16। और हमसे क्या पूछा था, यही पूछा था 16 नहीं, मतलब 24 लिया था ना हमने बाहर, ये रहा। तो यहाँ कितना आएगा 24, यहाँ कितना आएगा 24, तो हमारा क्या आ जाएगा x 24। तो 24 किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, तो यही 25 क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं मतलब किस लेवल का हमारा एग्जाम आता है। अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज को ऐसे ही एग्जाम तक आगे बढ़ाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।